Don't be jealous with anyone, don't compete with anyone. Just focus on becoming the best version of yourself. So, hello everyone, this is Badal Verma and welcome back to my educational YouTube channel IAS Point. I hope you are very well. So, today we are going to discuss about modern India history NCERT class 8 chapter 12 स्वतंत्रता के बाद। तो आज इस चैप्टर में हम जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो उसके बाद इसके राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक पहलुओं के बारे में चर्चा ही करेंगे कि भारत आज़ाद होने के बाद किन किन तरह के बदलाव जो थे वो भारत में आए थे। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। तो देखिए, तो एक नया और खंडित राष्ट्र है। तो अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसके सामने कई बड़ी चुनौतियां थी। तो बंटवारे की वजह से 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ गए थे। तो इन लोगों के लिए रहने का इंतजाम करना और उन्हें रोजगार देना जरूरी था। इसके बाद रियासतों की समस्या थी। तकरीबन 500 रियासतें राजाओं या नवाबों के शासन में चल रही थी। इन सभी को नए राष्ट्र में शामिल होने के लिए तैयार करना एक टेढ़ा काम था। तो शरणार्थियों और रियासतों की समस्या पर फौरन ध्यान देना लाजमी था। लंबे दौर में इस नवजात राष्ट्र को एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था भी विकसित करनी थी जो यहाँ के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को सबसे अच्छी तरह से व्यक्त कर सके। तो देखिए किस तरीके से वो एक नए राष्ट्र का निर्माण कर रहे थे। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान का विभाजन हो गया था इसी बीच में। क्योंकि आपको पता ही होगा, हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में मुस्लिम लीग के बारे में देखा था और हिंदू संगठन के बारे में। तो उसमें कुछ विवाद के चलते मुसलमानों को अल्पसंख्यक मान लिया गया था। तो अल्पसंख्यक मानने की वजह से मुसलमानों ने एक नए राष्ट्र की मांग की थी, जिसमें भारत आज़ाद होने में तो उन्हें पाकिस्तान दे दिया गया था। तो जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा, तो पाकिस्तान देने के बाद जो पाकिस्तानी कुछ लोग थे तो वो भारत आ गए थे और जिनको रोजगार देना और एक तरीके से अवसर प्रदान करना जिम्मेदारी सी बन गई थी। ऑलराइट, तो अब देखते हैं आगे। तो 1947 में भारत की आबादी काफ़ी बड़ी थी, तकरीबन 34.5 करोड़। यह आबादी भी आपस में बटी हुई थी। तो यानी कि 1947 में एक तरीके से अगर आबादी देखी जाए तो 34.5 करोड़ आबादी थी भारत की। तो इसमें विभिन्न विभिन्न जातियाँ थी, क्योंकि आपको पता ही है कि भारत में विभिन्न जातियों का एक देश है। तो उसमें कौन कौन सी ऊंची जाति, नीची जाति, बहुल हिंदू समुदाय और अन्य धर्म को मानने वाले भारतीय थे। तो इस विशाल देश के लोग तरह तरह की भाषाएं बोलते थे। जैसे कि आपको पता ही होगा, अलग अलग राज्यों में वर्तमान समय में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग शैलियाँ का जो है वो प्रयोग किया जाता है। तो उनमें पहनावों में भारी फर्क था, उनके खान पान और काम धंधों में भारी विविधताएं थी। तो इतनी विविधताएं वाले लोगों को एक राष्ट्रीय राज्य के रूप में कैसे संगठित किया जा सकता था। तो देखिए किस तरह से उन्होंने सभी राज्यों को एक तरीके से एकजुट मिला दिया था और किस तरीके से उन्होंने एक किया इन सब चीज़ों को। तो एकता की समस्या के साथ ही विकास भी एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि विकास नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जनसंख्या इतनी बढ़ गई थी कि कोई इनको व्यवस्थाएं ही नहीं थी। ना ही रोजगार देने की व्यवस्थाएं थी और ना ही कुछ अन्य काम करने की व्यवस्था। एक तरीके से जो भारत का विकास था वो पूर्ण तरीके से रुक गया था और अर्थव्यवस्था एक तरीके से बिल्कुल ठप हो गई थी। तो स्वतंत्रता के समय भारत की एक विशाल संख्या जो थी वो गाँव में रहती थी। आजीविका के लिए किसान और काश्तकार बारिश पर निर्भर रहते थे। यही स्थिति अर्थव्यवस्था के गैर कृषि क्षेत्रों की थी। अगर फसल चौपट हो जाती थी तो नाई, बढ़ई, बुनकर और अन्य कारीगरों की आमदनी पर भी संकट पैदा हो जाता था। तो शहरों में फैक्ट्री मजदूर भीड़ भरी झुग्गी बस्तियों में रहते थे, जहां शिक्षा या स्वास्थ्य सुविधा की खास व्यवस्था नहीं थी। तो एक तरीके से हम इसमें देख सकते हैं कि सभी लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था किसी न किसी तरीके से। तो इस विशाल आबादी को गरीबी के चंगुल से निकालने के लिए न केवल खेतों की उपज बढ़ाना जरूरी था, बल्कि नए उद्योगों का निर्माण भी करना जरूरी था, तो जहां लोगों को रोजगार मिल सके। तो देखिए किस तरीके से रोजगार मिला। तो एकता और विकास की प्रक्रिया के साथ साथ चलना था और भारत के विभिन्न तबकों के बीच मौजूद मतभेदों को दूर न किया जाता तो हिंसक और बहुत खतरनाक टकरावों का रूप ले सकते थे।
तो आप लोगों को पता ही होगा कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो विभिन्न विभिन्न जातियाँ जो थी वो भारत में एक साथ रहती थी और एक तरीके से उन्हें समूहों में रहना होता था। तो आपको पता ही है कि भारत में उस समय ऊंची जाति और नीची जाति को लेकर के काफ़ी ज़्यादा विवाद रहता था। तो लिहाजा ऐसे टकराव देश के लिए महंगे भी पड़ सकते थे, कहीं ऊंची जाति कहीं नीची जाति के बीच, कहीं हिंदू और मुसलमानों के बीच, और किसी न किसी वजह से तनाव की आशंका बनी हुई थी। तो दूसरी तरफ अगर आर्थिक विकास के लाभ आबादी के बड़े हिस्सों को नहीं मिलते तो यह ज़्यादा भेदभाव पैदा हो जाता। तो ऐसी स्थिति में अमीर और गरीब, शहर और देहात, संपन्न और पिछड़े इलाकों का फर्क पैदा हो सकता था। तो इस तरीके की जो स्थितियां थी वो उस समय पैदा हो सकती थी। तो अब पहले हम चित्र एक में देख लेते हैं क्या बताने की कोशिश की गई है। तो इलाहाबाद में महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन फरवरी 1948 में किया गया था। तो यानी कि 1948 में फरवरी माह में महात्मा गांधी की जो थी वो मृत्यु हो गई थी। अब देखते हैं किस तरह से हुई। तो अभी स्वतंत्रता को 6 महीने भी नहीं हुए थे कि सारा राष्ट्र गहरे शोक में पड़ गया। 30 जनवरी 1948 को कट्टर विचारों वाले नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। तो महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने। तो महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। तो फिर गांधी जी ने इस दृढ़ विश्वास में मतभेद रखता था कि हिंदुओं और मुसलमानों को सद्भावना बनाए हुए इकट्ठे रहना चाहिए। उसी शाम हक्के बक्के रास्ते में आकाशवाणी पर जवाहरलाल नेहरू का भावुक भाषण सुना। तो दोस्तों, साथियों, हमारी ज़िंदगी की रोशनी बुझ गई और चारों तरफ अंधेरा है। हमारे प्रिय नेता राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। तो इस तरीके के वचनों का यानी कि शब्दों का प्रयोग जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑलराइट, किस पर? आकाशवाणी पर। तो आपको पता ही होगा आकाशवाणी सबसे पहला एक तरीके से ये रिपोर्टिंग चैनल था जो कि रेडियो पर उस समय सुना जाता था। तो आप लोगों को पता ही होगा कि उस समय टेलीविज़न्स और एलसीडी जो हम आज वर्तमान समय में देखते हैं वो इतना ज़्यादा प्रचलन में नहीं थी, क्योंकि उनके आविष्कार काफ़ी ज़्यादा बाद में हुए थे, और ना ही फ़ोन्स की सुविधाएं थी। जैसे आज हम स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं, परंतु उस समय कोई भी सुविधाएं नहीं थी। तो इस तरीके की सूचनाओं को देने के लिए रेडियो एक माध्यम था। तो रेडियो को उस समय काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया जाता था। ऑलराइट, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो नई संविधान की रचना। तो दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच तकरीबन 300 भारतीयों ने देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में लंबा विचार विमर्श किया। यद्यपि इस संविधान सभा की बैठकें जो थी वो नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। तो आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि संविधान की जो सभा थी एक तरीके से कहाँ पर आयोजित की गई थी? वो नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। ऑलराइट, तो नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, परंतु इसके सदस्य पूरे देश में फैले हुए थे। तो पूरे देश में इसके जो सदस्य थे वो फैले हुए थे और बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि थे। इनकी चर्चाओं के फलस्वरूप भारत एक का संविधान लिखा गया और जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो देखिए, तो 26 जनवरी सन 1950 को हमारा जो था वो संविधान जो था पूरी तरीके से लागू हो गया था। तो अब देखते हैं हमारे संविधान की एक खासियत यह थी कि उसमें सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार का प्रावधान दिया गया था। अब देखिए, तो सार्वभौमिक वैक्स का मतलब क्या होता है? यानी कि सभी वैक्स नागरिकों को मत देने का अधिकार है। यानी कि सभी जो लोग हैं उनको मत देने का यानी कि वोट देने का अधिकार है। तो इसका मतलब यह था कि 21 साल से ज़्यादा उम्र के सभी भारतीय के प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनावों में वोट देने का अधिकार है। परंतु अब भी स्थिति जो थी वो नहीं सुधरी थी, क्योंकि उसमें भी काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से बदलाव करने की आवश्यकताएं थी। पहले लोगों को कुछ महत्वपूर्ण लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया, फिर कुछ शैक्षिक लोगों को कुछ वोट देने का अधिकार दिया गया, फिर ऊंची जातियों को वोट देने का अधिकार दिया गया। इसी तरीके से संपूर्ण भारत को एक तरीके से वोट दे करके अपना नेता चुनने का अधिकार जो था वो दिया गया। तो देखिए, तो इसमें ब्रिटेन और अमेरिका जैसे अन्य देशों की जनता को यह अधिकार टुकड़ों टुकड़ों में ही दिया गया था। वहाँ सबसे पहले संपन्न पुरुषों को दिया गया, जैसे कि मैंने अभी बताया। फिर अधिकार जो मिला शिक्षित पुरुषों को मिला, फिर मजदूरों को, फिर एक तरीके से संघर्ष के बाद महिलाओं को मताधिकार दिया गया। तो वह लंबे जुझारू संघर्ष के बाद इसके बाद विपरीत भारत की आज़ादी की कुछ ही समय बाद ये फैसला ले लिया गया कि भारत में स्त्री पुरुष और वह अधिकार दिया जाएगा, भले ही वह अमीर हो या गरीब हो, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो। एक तरीके से अधिकार देने का मतलब था सबको समानता की नज़र से देखा जाएगा, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
तो देखिए, तो संविधान की दूसरी विशेषता यह थी कि उसमें तमाम जातियों, धर्मों या किसी भी तरह की पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले सभी नागरिकों को कानून की नज़र से समान माना जाएगा। भारत के कुछ लोग चाहते थे कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था हिंदू आदर्शों पर आधारित हो और भारत को एक हिंदू देश घोषित किया जाए। तो एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा हिंदू जो चाहते थे, भारत को हिंदू देश घोषित करना चाहते थे। पर एक बात के समर्थन में उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण भी दिया कि जिसका गठन एक खास समुदाय यानी कि मुसलमानों के हित की रक्षा के लिए किया गया है। परंतु भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को स्पष्ट मत था कि भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता और नहीं बनना चाहिए। तो मुसलमानों के अलावा भारत में सिख और ईसाई भी बड़ी संख्या में हैं। इसके अलावा पारसी, जैन धर्म, अन्य धर्मों के लोग भी हैं, जो नए संविधान में इस समुदाय के लोगों को वही अधिकार दिए जाएंगे जो अधिकार हिंदुओं को दिए जाएंगे। यानी कि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सभी नागरिकों को एक समान रूप से देखा जाएगा। चाहे सरकारी या निजी क्षेत्रों की नौकरी का सवाल हो या कानून से संबंधित कोई मामला, तो इन सभी समुदाय के लोगों को वैसे ही अवसर देना का प्रावधान दिया गया जैसे कि हिंदुओं को दिए जा रहे थे। ऑलराइट। तो संविधान की तीसरी विशेषता यह थी कि इसमें समाज के निर्धन और सब तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी। तो भारत के सम्मान को कलंकित करने वाली छुआछूत के चलन को खत्म कर दिया गया। अब तक हिंदुओं के मंदिरों में केवल ऊंची जातियों के लोग ही जाते थे, लेकिन अब उन्हें सभी लोगों के लिए खोल दिया गया था। तो जिन्हें अब तक अछूत माना जाता था, अब वे भी मंदिरों में जा सकते थे। एक लंबी बहस के बाद संविधान सभा ने यह भी तय किया कि विधायिका की कुछ सीटें और सरकारी नौकरियों में कुछ हिस्सा निचली जातियों के सदस्यों के लिए भी आरक्षित किया जाए, यानी कि एक तरीके से रिजर्व्ड कर दिया जाए। तो कुछ लोगों की दलील थी कि अछूत, जिन्हें उन समाजों में हरिजन कहा जाता था, तो उम्मीदवारों के पास इतने अंक या शैक्षिक योग्यता नहीं होती थी कि वह भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसी प्रतिष्ठित नौकरियों में जा सके। परंतु जैसा कि संविधान सभा के सदस्य एच जे खांडेकर ने कहा था कि हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार है। अपने सुविधा संपन्न सहकर्मियों को संबोधित करते हुए खांडेकर ने कहा कि हजारों सालों से दबाकर इन जातियों को रखा गया है। आप लोगों ने हमें सभी सेवाओं में लगाए रखा और हमें इस कदर दबाया कि अब न हम केवल मस्तिष्क और शरीर बल्कि हमारा हृदय भी काम नहीं करता और न ही हम आगे बढ़ पाने में सक्षम हैं। तो भूतपूर्व अछूतों के साथ साथ आदिवासियों या अनुसूचित जनजातियों को भी विधायिका और नौकरी का आरक्षण दिया गया। तो अनुसूचित जनजातियों की इस तरह भारतीय को विवंचित रख दिया गया था, तो उनके साथ भेदभाव किया गया और आदिवासी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को शिक्षा में वंचित थे। तो उनकी जमीन और जंगली पर समुदाय के बाहर के ताकतवर लोगों का कब्जा होता जा रहा था। तो संविधान से उन्हें जो नए अधिकार मिले, उनका उद्देश्य इस स्थिति में सुधार लाने का था। तो संविधान सभा के सदस्यों में केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियां और अधिकारों के बंटवारों पर लंबी चर्चा की। तो कुछ लोगों का मानना यह था कि जो केंद्र है उनके हितों में सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए। तो उनका कहना था कि यह यदि केंद्र मजबूत होगा तभी वह पूरे देश की उन्नति के लिए सोचने और योजना बनाने के लिए सक्षम होगा। कई अन्य सदस्यों का मानना था कि राज्यों को ज़्यादा स्वायत्तता और आज़ादी मिलनी चाहिए। जिससे मैसूर के एक सदस्य का कहना था कि मौजूदा व्यवस्था में लोकतंत्र दिल्ली में केंद्रित है और इसलिए बाकी देश में वह इसी भावना के अर्थ को साकार नहीं हो रहा है। तो इस तरीके के कुछ लोग मत भी थे, इस तरीके से बदलाव भी लाएंगे। तो देखिए, तो मद्रास के एक सदस्य का आग्रह था कि राज्य स्तर पर लोगों की कुशल क्षेम का प्रारंभिक भार प्रांतीय सरकारों के ऊपर ही होना चाहिए। ठीक तरीके से सभी एक तरीके से जो प्रारंभिक भार था वो प्रांतीय सरकारों के ऊपर चाहते थे। तो इन मतभेदों को दूर करने के लिए संविधान में विभिन्न विषयों की 3 सूचियों में बांटकर दिया गया। तो पहली थी केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो देखिए, केंद्रीय सूची में किस तरीके का प्रावधान दिया गया। तो केंद्रीय सूची में कराधान, रक्षा और विदेशी मामलों और आदि को रखा गया। ये ऐसे विषय थे जो केवल केंद्र सरकार के अधीन थे। फिर राज्य सूची में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय लिए गए जिनकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों के ऊपर थी। और समवर्ती सूची इन वन एवं कृषि आदि ऐसे विषयों को रखा गया जिनके बारे में केंद्र और राज्य सरकार दोनों संयुक्त रूप से फैसला ले सकते थे। तो समवर्ती सूची का मतलब होता है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों हस्तक्षेप कर सकते हैं और दोनों के दोनों ही उस चीज़ को लेकर के कोई भी फैसला ले सकते हैं। ऑलराइट। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
तो इसी के साथ आज का हमारा पार्ट 1 ख़त्म होता है और पहले हम चित्र 2 और चित्र 3 को देख लेते हैं। तो देखिए, तो चित्र 2 में क्या बताने की कोशिश की गई है। तो संविधान के उद्देश्य पर रोशनी डालने वाले प्रस्ताव को पढ़ते हुए जवाहरलाल नेहरू। तो एक तरीके से जब भारत का संविधान लिखा गया तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये पढ़ा गया। तो देखिए, तो उसके बाद चित्र 3 में क्या दर्शाने की कोशिश की गई है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आप लोगों को पता ही होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 में जन्म हुआ था और 1956 में इनकी मृत्यु को प्यार से लोग इन्हें बाबा साहेब के नाम से पुकारते थे। वह एक मराठी भाषी दलित परिवार से थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाने माने वकील और अर्थशास्त्री थे और उन्हें दलितों का एक महान नेता और भारतीय संविधान का जनक माना जाता था। उन्हें क्यों जनक माना जाता था? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान जब वो एक तरीके से रचित कर रहे थे तो कुछ दलितों के लिए भी उन्होंने आवाज़ उठाई और दलितों के लिए भी कुछ चीज़ों को आरक्षित किया, क्योंकि उनको उस चीज़ के लिए सच में ज़रूरत थी, क्योंकि भारत को एक तरीके से समान अधिकार और समान एक तरीके से रूप से देखना था। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसी के साथ आज का ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो आज का ये पार्ट 1 था। जिनको ये अच्छा लगा है तो पार्ट 1 को लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। और अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप सभी लोग जाकर लिंक से हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो इसी के साथ हैव ए गुड डे। जय हिंद।